सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि इंसानियत मर गई है। आलमी ताकतें दहशतगर्दों की निगहबान बन गई हैं। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी और जंगी जराइम ने हर इंसान को तड़पा कर रख दिया है। अस्पताल पर होने वाले हमले ने तो दिल दहला दिए, जिसमें सैकड़ों बच्चे, औरतें बीमार और जख्मी इसराइली हैवानियत की भेंट चढ़ गए। पूरी दुनिया में इस वाक़े के बाद इसराइल पर थू थू हो रही है। इस वाक़े में जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों की तस्वीर और वीडियोस देखकर रूह कांप उठती है। दुनिया भर में दर्द दिल रखने वाले इस बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वो गजा के अस्पताल पर हमले में सैकड़ों अफराद की अमवात के बाद दहशत ज़दा हैं। लेकिन बेशर्मी, ढिठाई और बेहिसी की इंतहा देखिए कि इस हमले के बाद भी मगरबी ताकतें और अमरीका इसराइल के साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन तो इस अफसोसनाक सहाने के बाद इजहार यकजहती के लिए इसराइल पहुंच गए। मासूम बच्चों के कातिलों से इजहार यकजहती, रहती दुनिया तक कलंक का ये टीका अमरीका के माथे पर लगा रहेगा कि बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के अमरीकी सदर ने इस वहशियाना इक़दाम पर इसराइल को क्लीन चिट भी दे दी। आखिर इसराइल को बेगुनाहों का खून बहाने से कौन रोकेगा? मुस्लिम ममालिक भी मजम्मती बयानात से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये मामला कैसे हल होगा? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। फिलवक्त पाकिस्तानी सियासत जिस मामले में उलझी है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला है। अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तारी के खदशात हैं। इसीलिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। 2 रुकनी बेंच ने आज केस सुना। कल अदालत इस अहम मामले की दोबारा समाअत करेगी। नवाज शरीफ को जमानत मिल गई तो क्या हो गया, और अगर जमानत मिलती है तो क्या होगा, और अगर फैसला बरखिलाफ आए क्या हो सकता है? इसी से आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन करें हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, ये फरमाइएगा कि आज जिस तरह से सब हुआ, क्या अदालत में इसी तरह से कार्रवाई होती है? वैसे तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि 1:30 बजे तक दरख्वास्त आती है, बायोमेट्रिक करते हैं ताड़ साहब, 3:30 बजे समाअत शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ पर अटॉर्नी जनरल का भी मौजूद होना, नैब के प्रोसिक्यूटर का भी होना पहले से, ये सर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं नैब के पास कि कोई केस आने वाला है? देखिए उसामा साहब, कोर्ट्स में तमाम जो इदारे होते हैं, लॉ ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और नैब के भी हर कोर्ट में, लेकिन जो टाइम आप बता रहे हैं और जिस टाइम पे के मैटर को टेक अप किया गया उस वक्त यकीनन नहीं होते, और जाहिर है उनको बता दिया गया होगा कि ये फ़ाइल की गई है, ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा, नंबर लग गया और फिर बेंच भी बैठ गया और फिर आगे प्रोसीडिंग्स भी हो गई, कल की डेट हो गई, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने यहाँ तक कह दिया कि उसे तो कोई एतराज़ नहीं है बेल होने पे। तो सर ये जो प्रोसिक्यूटर होते हैं ये ख़ुद से इख्तियार रखते हैं कि ये बता सकते हैं कि हमें एतराज़ नहीं है, या इसमें चेयरमैन नैब या कोई हायर अथॉरिटीज़ होती हैं और उनसे फ़ोन पर ही रब्ता हो सकता है? क्योंकि इन्होंने कहा कि जी चेयरमैन नैब तो भी पाकिस्तान में नहीं है, तो फ़ोन पर उनसे पूछ लिया गया होगा कि अभी केस सर फाइल हुआ है, अभी बता दें। नहीं सर, वो जब तक हाई अप से इस तरह की परमिशन ना ले लें कंसीडिंग स्टेटमेंट नहीं देते। और अच्छा। हमने ये भी देखा है कि अगर किसी मामले में लॉ ऑफिसर ने कोई कंसीडिंग स्टेटमेंट दी है तो उससे बाकायदा बाज़ पुरस होती है और वो ओहदे से फारग भी हो जाता है। अच्छा। तो ये मुमकिन नहीं है कि इन्होंने ना पूछी हो और बगैर किसी से सलाह मशवरा किए इतनी बड़ी बात की हो। ठीक, तो सर इस पर अब जिस तरह मियाँ गुलशन औरंगज़ेब साहब जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने ये जो बात की कि जी फिर अपील भी दायर कर दें, सब भी कर दें, जो नैब में बाकी चीज़ें पेंडिंग हैं, फिर उसका क्या फ़ायदा जब उनको एतराज़ ही कोई नहीं है उनको रिलीफ देने पर मियाँ साहब को? जी फिर ज़रा सवाल कीजिएगा ज़रा, ये मुझे ना हेयरिंग प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मैं सर दोबारा आता हूँ। आमिर ज़िया साहब, इसमें बड़ी दिलचस्प आ रही हैं, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इस पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। अगरचे सबको पता था कि इस तरह से हमारा निज़ाम जब चलना चाहे तो चल जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसमें तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। मैं नाम के साथ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ पर उन्होंने तस्वीर शेयर की कि जो सरकारी अमला है, सरकारी वकला हैं, वो किस तरह से मदद फराहम कर रहे थे। ये मैं कोट कर देता हूँ, ये जी इमरान महमूद साहब हैं, ये दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता जर्नलिस्ट हैं।
ये कहते हैं जी अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लीगल अफसरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की फांसी ज़मानत फाइलें सीधी कराते रहे। बार रूम में सरकारी वकला ने अमजद परवेज़ एडवोकेट के एसोसिएट्स को फाइलें तरतीब दिलवाकर फिर दरख्वास्त दायर करने के लिए भेजा। वो इसकी वीडियो भी साथ लगा रहे हैं। तो आमिर ज़ैद साहब ये क्या हो रहा है? यानी अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो बता रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब के वकील को, यानी जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना है, जिन्होंने कहना है कि नहीं जी ये मुजरिम है, ये जेल में हैं, जेल से गए थे, इनको दोबारा जेल में होना चाहिए, वो बता रहे हैं कि नहीं फाइलें ऐसी तरतीब में रखो, ऐसे करो ऐसे करो। साहब बात ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है नवाज शरीफ साहब को माजी में भी मिला है और एक बार फिर हमें लगी रहा है कि बिल्कुल मिलेगा। नैब के जो वकील ने जिस तरह के स्टांस लिया और वो कल बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसके लिए हमेशा हम बात करते हैं कि जिसको एम्पावर होना चाहिए और करप्शन के खिलाफ हर दस्ते का किरदार अदा करना चाहिए, कि क्या वो इस केस को कॉन्टेस्ट भी करेगा या नहीं करेगा। और उससे पता चलेगा कि हमारी नैब कितनी संजीदा है, हमारा सिस्टम कितना संजीदा है पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन अगर हुकूमत और हुकूमती इदारे खुद फैसिलिटेटर बन जाएंगे तब तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अभी बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो सिस्टम है वो इस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब के हक में काम करता हुआ नजर आ रहा है, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। माजी में भी आपने देखा है कि नवाज शरीफ साहब 2-3 मरतबा सिस्टम से लड़ चुके हैं और 2-3 मरतबा उन्होंने रिलीफ हासिल की। पहली रिलीफ ये ली कि उनको मुल्क से बाहर जाने का मौका मिला, सऊदी अरब भी गए वो, और इस मरतबा इंग्लिस्तान गए, और उसके बाद न सिर्फ जब बाहर गए उसके बाद वापसी का उन्होंने रास्ता बनाया। पाकिस्तान में और कोई सियासतदान जो कि इक़्तिदार में रहो ये कारनामा अंजाम नहीं दे सका है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कत्ल कर दिया गया, इमरान खान आज भी जेल में। तो ये नवाज शरीफ साहब के पास यकीनन कोई उनके, मैं समझता हूँ कि बड़े एम्पावर्ड किस्म के बड़े ज़हीन और फतीन और बड़े जीरक सियासतदान हैं कि हर मरतबा अपनी टर्म्स के ऊपर वो लाकर जो है इसको हुकूमत को, रियासत को, उसके इदारों को लेकर आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा लेकिन सवाल होगा कि हमारे यहाँ जो मतलब माजी में अगर कन्विक्शन हुई, क्योंकि देखें ये ऑर्डिनरी किस्म की जो मैंने और वकीलों से बात की कि ये नहीं है हमेशा जो बेल जो है वो हक होता है, मुलजिम का हक होता है, मुजरिम का हक नहीं होता है। अगर आप मतलब किसी केस में आप कन्विक्ट हो चुके हो, मैं तो खैर वकील नहीं हूँ, आप भी वकील हैं और हसन पाशा साहब भी इससे बेहतर रोशनी डालेंगे कि हमेशा ये होता है दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी इसी की रिवायत रही है कि जनाब आप अगर सजा याफ्ता और मफरूर हैं तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर कहानी चलेगी। लेकिन यहाँ पर मैंने जो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया जा रहा है, तो यहाँ पे लग ही रहा है कि उनको न जेल जाना पड़ेगा और मतलब उनसे मुजरिम जैसा नहीं बल्कि मुलजिम जैसा सलूक हो रहा है। तो ये बड़ा बारीक फर्क है और बहुत बड़ा फर्क भी है। तो अगर ये होगा तो लोगों का जो है सवालात खड़े होंगे इस मुल्क के निज़ाम अदल के हवाले से, इस सिस्टम के हवाले से कि हमारे यहाँ जो है पैमाने जो है अकाउंटेबिलिटी के बदलते क्यों रहते हैं, हमारी अखलाकियात क्या है, हमारे यहाँ करप्शन कोई मसला नहीं है दुनिया भर में। आखिरी बात कहूंगा, लेकिन एक ये हमारा ये मैं कहूँगा मॉरल बैंकरप्सी की निशानदेही है पाकिस्तान की कि हमारे यहाँ दुनिया भर में ये एक रूल ऑफ थंब है कि आप अपनी क़यादत से ये तवक्को करते हैं कि वो ईमानदार होगी, नॉन कंट्रोवर्शियल होगी, यानी कि गैर मुतनाज़ा होगी। लेकिन वाहिद हमारा मैं कहूँगा बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पर जो है मतलब है कि हम लोगों ने इन चीज़ों को भी डिफाइन नहीं किया हुआ। ये डिफाइन करने की जरूरत है। अच्छा, पाशा साहब, वैसे तो हमारे लिए कोई चंबे की बात नहीं है, जिसकी ताकत होती है, जिसकी हुकूमत होती है, हम सब कुछ उसके लिए देखते हैं, पाकिस्तान की ही तारीख रही है। लेकिन फिर भी कुछ दिखाना तो होता है। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ वकला कहते हैं जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब पेश होते थे कहा गया जी बायोमेट्रिक तो वही आएँ चाहे व्हील चेयर पर आएँ, ये नहीं हो सकता कि उनके बगैर हो जाए। यहाँ तारड़ साहब आते हैं और उनका बायोमेट्रिक चल जाता है। और इसके अलावा कल ज़मानतें हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की भी हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी, नैब की, दोनों की। लेकिन यहाँ खारिज होती हैं कि जी वो जेल में हैं तो पेश नहीं हुए तो ज़मानतें खारिज, वहाँ वो बाहर हैं तो अब भी ज़मानत अगर उनको कल मिल जाती है बाहर होते हुए तो फिर सर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों को हमें आम आदमी को समझाना कि ठीक है निज़ाम इंसाफ अलग अलग होता है, पैमाने अलग हैं, लेकिन कोई इतनी तेज़ी से तो ना घूमे। उसामा साहब, आपको याद होगा कि जब जस्टिस मकबूल बाकर साहब नैब केसेस के बेंचेस के हेड होते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने कितनी दफ़ा कहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आज साबित है कि नैब को उस वक्त उन हालात में और उन वाक़यात की रोशनी में उस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और आज इन हालात में
इन वाक़यात की रोशनी में नैब को फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहाँ रह गया नैब? क्या वो अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए थी जो सुप्रीम कोर्ट ने फारग कर दी? ये इसीलिए कि ये चीज़ें नेगेटिव इम्प्रेशन डाल रहा है। जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने फरमाया कि वाकई अदालतों पे अवाम का जो ट्रस्ट लेवल है वो कम होता जा रहा है, वो अब अपने फैसले खुद कर रहे हैं। ये चीज़ को मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब सरेंडर करने आ रहे हैं तो आपको वो आर्डर ज़रूर पढ़ना चाहिए जो डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट का जो आर्डर था मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की क़यादत में जो लिखा गया था। जी। उसके 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन है जिसमें ये कहा गया कि इनको 1 टाइम इंटरम रिलीफ दिया जा रहा है फॉर 4 वीक्स के ये बाहर जा सकते हैं। आगे साथ ही वर्ड एंड लिखा है और उसके बाद लिखा है कि जब ये इनके मुआलज, इनके डॉक्टर्स ये सर्टिफिकेट देंगे कि अब ये इनकी सेहत इस काबिल हो गई है कि ये पाकिस्तान में आ सकते हैं, तो फिर ये वापस आ सकते हैं। ये लिखा हुआ है। सही। और उसी बुनियाद पे आप देखें कि आज से 6 दिन कबल मुस्लिम लीग नून ने एक सर्टिफिकेट डॉक्टर्स का पेश कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब अब डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि फ़िलहाल मियाँ साहब की सेहत ठीक है। अब वो बात तो उन्होंने प्रूव कर ली। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले पूरे अरसे में एक और आर्डर है, अगला जो आर्डर था उस बेंच का, उसमें ये था कि अगर हुकूमत ये समझेगी कि मियाँ साहब 4 हफ्ते में वापस नहीं आए और इनका वहाँ इलाज नहीं हो रहा तो वो फिर इंक्वायरी कराएंगी और इंक्वायरी थ्रू एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान होगी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब बाउंड हैं कि वो इस इंक्वायरी में शामिल हों और डॉक्टर्स उनके बताएं। जी। लेकिन सर पूरे 3.5 साल आपकी बात सही है, ये तो हमारे सामने ये फैक्ट्स हैं जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सर 4 दफा उससे पहले भी डेट आई थी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की। जी, वो किसी भी वक्त वो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की 4 दफा आ गई थी। सर ये आपको भी पता है, मुझे पता है, सारी कौम को पता है। डॉक्टर भी किसी और के कहने पर चल रहे हैं और डॉक्टर जब चाहेंगे तो मियां साहब कहेंगे तभी होगा। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बाहर भिजवाया था मियां नवाज शरीफ साहब को, वो तो ये कह चुके हैं। लेकिन देखिए उस वक्त तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी और उन्होंने उनके डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा था, अपना बोर्ड बैठा था, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि उस वक्त वजीर सेहत थी, मीडिया पे आके उन्होंने कहा कि इनकी हालत इतनी ख़राब है और बोर्ड ने कह दिया है इनको फौरी तौर पे बाहर भेजना है। तो वो तो बाजवा साहब नहीं बोल रहे थे। हाँ जी, वो ये ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम गलत है, इसका मतलब है वो गलत कह रहे थे, उसमें उनका पता नहीं। अब मुझे क्या पता मैं तो एक जो सामने चीज़ है, अंदर की बातें तो मुझे इतनी नहीं पता, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये जिस तरह से हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज और वो सब, लेकिन जो पाशा साहब ने फरमाया दुरुस्त है, लेकिन उसमें यह भी है कि किसी भी वक्त उनको दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है इलाज की, तो फिर पाकिस्तान में अवेलेबल होगा या फिर वापस बाहर ही जाएंगे? जाहिर है कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारे सियासतदान तो मुल्क में हुक्मरानी करने के लिए आते हैं, ईद मनाने के लिए, छुट्टियां गुजारने के लिए, इलाज मालजे के लिए, अपने कारोबार वो करने के लिए, तो बैरून मुल्क जाते हैं। तो जाहिर है कि बैरून मुल्क ही जाएंगे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान का कोई अस्पताल जो है इस काबिल कहाँ के इनका इलाज कर सके, इनके दुखों का मदावा कर सके। तो मुझे तो बिल्कुल कभी उम्मीद है कि खुदा ना खास्ता खाकम बतहन अगर उनकी तबीयत दोबारा नासाज होती है तो उनको जाना भी चाहिए। नवाज शरीफ साहब, क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो है इंग्लिस्तान के अस्पतालों में उनका मौजूद है मेडिकल का, और वहाँ के उनको डॉक्टर्स पे ज़्यादा भरोसा है, तो बाहर ही जाएंगे और बाहर उनको जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे यहाँ साबित हो गया। अच्छा, दूसरी जो दिलचस्प बात उसामा साहब वो ये कि देखिए नैब के यकीनन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई, जो कि नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ इंतहाई काबिल मजम्मत है। लेकिन साथ साथ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिन लोगों पे केसेस हैं उन्होंने करप्शन नहीं की। हम जैसे लोगों का ये है कि जी नैब को गैर जानिबदार होना चाहिए, आइडली उसको एम्पावर होना चाहिए, और ताकि वो बिला मतलब है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जिन लोगों ने जेन्युइन करप्शन किए उन केसेस को परसू कर सके। अभी आप इसको आइडियलिज्म कह लें, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप FIA ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि
या एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट महकमा नहीं कर सकता, इसलिए कि जिन लोगों के खिलाफ तहकीकात करनी है उन्हीं को उन्होंने सलूट भी करना है, ठीक है ना, उन्हीं वज़रा को, उसी हुकूमत को। तो आपको गैर जानिबदार ऑटोनमस इदारे की जरूरत है, इसलिए नैब जैसे इदारे का होना, उसको एम्पावर होना बहुत जरूरी होता है। और व्हाइट कॉलर क्राइम इस मुल्क में तो ये बदकिस्मती है कि कातिल को सजा नहीं मिलती। आप देखें ओपन एंड शट केसेस के जो कातिल है मनूर मखदूम के, वैसे ही बैठा हुआ है, कोई उसको फांसी नहीं, वरना कोई और मुल्क होता तो फांसी हो चुकी होती है अब तक। तो बात ही कि जब वहां पर आप सजा नहीं दे पाते तो इन व्हाइट कॉलर क्रिमिनल को कैसे देंगे? आमिर साहब, तो वो लोग तो मतलब है दौलत भी है उनके पास, और उनके पास शोहरत भी है, और उनके पास सियासी रसूख भी है। तो भाई हम लोग क्यों नहीं तय कर लेते बतौर रियासत के, यार हम लोगों को इन चीजों को गवारा नहीं करना। अच्छा आमिर साहब, और ये हमारा मतलब है ये जी ब्रेक के बाद भी सर आप मेरे साथ हैं, तो मैं चाह रहा हूँ पाशा साहब से, हम ज़रा वक्त कम है, उनसे ज़रा हम ज़्यादा इस्तिफ़ादा करें उनकी कानूनी राय का। सर पाशा साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज को जिस जज ने बरी किया उसको सरकारी ओहदा देना ज़रूरी था और उन जज साहब का लेना ज़रूरी था। फिर हमें ये शुक्को शुबात जन्म लेते हैं कि इस तरह नवाजा जाता है तो फिर ही होता है कि अब पीपल्स पार्टी इतराज़ कर रही है। ये बिल्कुल एक अलग मामला है अदालत से, अगर ये भी जुड़ता है कि पीपल्स पार्टी कहती है हमने पहले से दरख्वास्त दी हुई है कि 18 अक्टूबर 2007 को सानिया कारसाज की बरसी के मौके पर हमने जलसा करना है, वो दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। उसके बाद दरख्वास्त आती है मुस्लिम लीग नून की और उनको फौरी तौर पर जलसे की इजाज़त मिलती है, और इजाज़त अभी बाद में मिलती है। पहले पुलिस, सीक्रेट वो सारी सर्विस वाले वो लोग और दीगर महकमे के लोग, अभी ये दुनिया न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा था कि जी वो सारे पहुँचे हुए हैं वहाँ, इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। तो ये क्यों इस तरह से हमें ब्यूरोक्रेसी में नजर आता है? चले तहरीक इंसाफ तो ज़ेर ताब है, उनका तो अदालत में मामला गया, वहाँ अभी तक पेंडिंग है, उनको नहीं इजाज़त मिल रही, मगर पीपल्स पार्टी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उनको इजाज़त नहीं मिलती, नून लीग को इजाज़त मिल जाती है। तो ये तो अदालत से हटकर ब्यूरोक्रेसी में भी नजर आता है। असल में उसामा साहब, हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो है ना, जो स्टेटस है वो सूरजमुखी के फूल की तरह है कि जिधर सूरज जिस सिमत जाता है, सूरजमुखी का फूल उसी रुख पे चलना शुरू कर देता है, वही रुख इख्तियार करता है, जिसको हम चढ़ते सूरज के पुजारी भी कहते हैं। तो सारी चीज़ आपके सामने है, आपके अपने सवाल में आपकी बातों का जवाब है। क्या ये नज़र नहीं आ रहा सबको कि क्या अब आप मुझे देखें कि आज से पहले पिछले 1.25 साल पीछे चले जाएं, क्या इस किस्म का रिलीफ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस वक्त कि ऐसा वक्त आएगा कि जो पीटीआई के चेयरमैन उनको ये दिन देखना नसीब होगा? सर ये सारी चीज़ें, ये सारा स्टेज जो सेट किया जाता है, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन बना के किया जाता है। मैं और आप और अमर ज़िया साहब तज्जिए करते रहते हैं और कानूनी मुशगाफियाँ करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई ऐसा मिरेकल हो जाता है जो कि आपको ये पता है कि हमारी मुमलिकत खुदादाद मौजज़ात से भरी हुई है जी। किसी वक्त सर कोई भी मौजज़ा रूनुमा हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते ऐसे वक्त इस तरह कैसे हो गया। ये कैसे वक्त इंतजार में अब तहरीक इंसाफ भी रहेगी। लेकिन सर जो आपने हवाला दिया, जिन जजेस ने मियां नवाज शरीफ को सजा दी, क्या फिर अगर उन्होंने गलत दी तो उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए, या तो फिर हर कोई इंतजार करे जजेस बदलेंगे तो माहौल बदल जाएगा, या सर उस वक्त नून लीग को जलसों से कभी नहीं रोका गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो कर सकते थे, मगर अब तो निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ का तो चले बुरा हाल है ही, यहाँ तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जलसे तक की इजाज़त उनको नहीं मिल सकती। देखिए पीपल्स पार्टी कुछ अरसे से, जब से इक़्तिदार से बाहर हुई है, वो इस तरह की ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं और यकीनन कोई रीज़न होगी, कर रहे होंगे। आपको पता होगा उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेसी पे भी एतराज़ किए कि वही लोग हैं और ये कंटिन्यूशन है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की। लेकिन देखना ये है कि जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो आप भी उसका पार्ट एंड पार्सल थे और आपने 4, 5, 6 अहम वजारतें ली हुई थी और आप कर रहे थे सारे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त आपको कुछ और दिखाई देता है, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं मामलात कुछ और हो जाते हैं। बहरहाल एक चीज़ उसामा साहब क्लियर है कि इस मुल्क में जब इस तरह के 2 निज़ाम पैरेलल चलेंगे तो ये पता नहीं कब तक हमें ये देखना पड़ेगा। सही सर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी। और पाश साहब मेरे पास 20 सेकंड हजरत, लेकिन बड़ा अहम सवाल है सर, ये कब तक रहेगा?
कब तक? यानी अदालत से भी उम्मीद नहीं है, अगर कहीं ब्यूरोक्रेसी में गलत होता है अदालत जाते हैं, अदालत में जज साहब कहते हैं जी इनको इजाज़त दें वरना किसी को भी नहीं होगी, फिर वो जज साहब नहीं आते या कुछ भी होता है। तो ये कब तक सर ये रहेगा निज़ाम, या इसी तरह रहना है 75 साल से चल रहा है ऐसे ही चलेगा, 2 निज़ाम या पता नहीं 20 निज़ाम? सर सिर्फ ये है कि जब तक आप लोगों के जहनों को तब्दील नहीं करते उस वक्त समाजी इनकलाब नहीं आएगा। और समाजी इनकलाब लाने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह पाकिस्तान की अवाम को इस तरह आप ज़रूर एजुकेट करें कि वो ये इनकलाब लेकर आए। अदरवाइज लोग इनकलाब नहीं लाते सर, जमातें और चेहरे तब तक इसी तरह ही रहेगा। नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, आपने वक्त दिया। हम ब्रेक ले लेते हैं जी, जब तक इनकलाब नहीं आता तब तक हालात इसी तरह हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अभी ताज़ा खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, और वो तो ऐसे लग रहा है कि 16 महीने जो बर्बादी इस मुल्क में हुई है माशी तौर पर, ख़ास तौर पर उसका ज़िम्मेदार मियां नवाज शरीफ को ठहरा रहे हैं। उनके अल्फाज ये हैं कि 16 महीने में जो चीज़ साबित हुई वो ये है कि लंदन से मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। ये भी कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी खिताब में कि अब रियासत ने इतना ज़ोर लगा दिया तो उम्मीद है कि इस्तेक़बाल बहुत अच्छा होगा, बड़ा ज़बरदस्त इस्तेक़बाल होगा। लेकिन एक शख्स के लिए इलेक्शंस को रोका गया, इलेक्शंस डिले किए गए, ये वोट को इज़्ज़त दो नहीं है, ये वोट की बेइज्जती है। अब इस वक्त आमिर जाह साहब जो हम हालात देख रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा था मामला, बज़ाहिर लग रहा था कि डॉलर की जो उड़ान है वो कुछ रुकी थी, थमी थी, बल्कि रुपया तगड़ा हो रहा था, मजबूत हो रहा था। लेकिन माहिर माशियात यही कह रहे थे कि जो हमारी बुनियाद है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा है हमने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ दीगर मामलात देखे कि ये डॉलर को कंट्रोल किया, लेकिन ना हम डॉलर कमा रहे हैं, ना हमारी एक्सपोर्ट है, रेमिटेंसेस भी नीचे जा रही हैं, तो ये तो होना था। तो ये तो इसका एक मुआशी एस्पेक्ट है। लेकिन पहले आप बिलावल साहब के इल्ज़ामात के बारे में क्या कहेंगे कि जो 16 महीने जहाँ से ये सारी हमने आवाज़ देखी, पेट्रोल 150 से 350 के करीब चला गया, डॉलर जो है वो 180 से हमने 300 से ऊपर जाते देखा, तो ये सारा इसलिए हुआ कि लंदन से फैसले हो रहे थे बकौल बिलावल। मैं क्रेडिट दूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि गो के सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कोई बड़ी मुतासिर कुन नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब बाज़-औक़ात वो बात कहे जाते हैं जो हमारे यहाँ जो और संजीदा सियासतदान है वो कहने से गुरेज करते हैं। और ये जो उनका इतराफ़ है कि जनाब मतलब है कि जिस तरह से मुल्क की मईशत चलाई गई बाहर से बैठकर, यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी अपने आप को डिस्टेंस करती है पीडीएम की गवर्नेंस से, वो समझ में आता है। क्योंकि महकमा जो फाइनेंस का था वो तो पहले मिस्टर साहब के पास था, उसके बाद जनाब वो जो हुनरमंद बहुत ही टैलेंटेड किस्म के समझी हैं इसाक़ साहब उनके पास था। और इसाक़ साहब ज़ाहिर है कि जो भी उनको सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, उनकी रहनुमाई की जाती थी, वो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं किया करते थे, वो तो नवाज शरीफ साहब किया करते थे। तो ये बात भी छुपी हुई नहीं, क्योंकि लोग कहते थे कि जी वो उनके एको हैं, उनकी आवाज़ हैं। और जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी हुआ करते थे ना, तो इनकी जो हैसियत हुआ करती थी डार साहब की, वो अनडिक्लेयर्ड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो कि उनके पास ऑफिस फाइनेंस मिनिस्ट्री का था, तो ये वाज वेरी पावरफुल फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसमें उस पैराए में जो तनकीद कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे। फिर ये जो वो दुख का इजहार कर रहे हैं कि जी लंदन से ज़ाहिर हमारे फैसले बाहर से होंगे और मतलब शख्सियतों के लिए असूलों को कुर्बान कर दिया जाएगा, कानून को बदल दिया जाएगा, तो बड़े दुख की बात है। हम जैसे लोग जो है बार बार एक इल्तिजा करते हैं कि देखें, अगर शख्सियत को बुनियाद बनाकर किसी भी शख्सियत को, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे उसामा साहब आप खुद हो, उसको बुनियाद बनाकर अगर तब्दीलियां की जाएंगी तो मुल्क के मफाद में नहीं होंगी। अच्छा, वो जो रियासत होती है, निज़ाम जो होता है, वो तो पहले असूल को वज़ा करता है। तो असूल वज़ा ये करता है कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, फर्ज करें वो ये कहते हैं कि जी हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका किरदार जो है वो अबव बोर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह की चीजें डिसाइड करता है, उसको तब्दील नहीं करता। उस पैमाने पे जो आता है वो आ जाता है, जो नहीं आता वो नहीं आता। हमारी अखलाकी और हमारी सियासी, हमारी माशी पस्ती की बहुत बड़ी वजह ये है कि हम किसी असूल पे चलने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, हम रिलायबल ही नहीं है। बिल्कुल, आप उसको मैशत को ठीक करेंगे ना, आप पहले तो क़यादत ठीक करेंगे। आप तो क़यादत जो है वो ईमानदार होना, एक मतलब है दुनिया भर में हम जो बड़ा कहते हैं, हम तो कहते हैं जी मुसलमानों का मुल्क है और फला है, जो आप जिन पे इल्जाम लगाते हो कि जी उनका कोई दीन ईमान नहीं है, उन तक की अगर आप बात करें, वो अपनी क़यादत में कोई झोल बर्दाश्त नहीं करते। तो हमारा जो एक इनेतात का सफर है हर मैदान में, उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि रियासत ये तय नहीं कर पा रही है। असूलों पे नहीं हम लोग खड़े हो रहे, कानून और आइन पे खड़े नहीं हो रहे। जब इस पे हो जाएंगे इंशाल्लाह
तो फिर तो पाकिस्तान की बड़ी बासलाहियत कौम है, बड़ी मेहनती लोग हैं, बड़ा हमारा जरखेज मुल्क है, सब कुछ है हमारे पास। हमें तो मरवाया हुआ है हमारी रूलिंग एलीट ने। हाँ जी, और सर जी आप कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, मुझे याद आ गया, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, बिल्कुल दुरुस्त बात सर, 100%। और ये हज़ारों साल की तारीख़ हमें यही सिखाती है कि जो भी कौमें तबाह हुई वो यही कि वहाँ पर कानून की हुक्मरानी जाती रही, इंसाफ ख़त्म हुआ तो तबाह हो गया। यही हमें दीन से सबक मिलता है। लेकिन सर वो जिस तरह एक दौर में PTV पर चला करता था वो इंतज़ार फरमाइए, तो अब सर फ़िलहाल तो इंतज़ार फरमाइए कि जब तक वो कानून की हुक्मरानी नहीं होती उस वक्त तक हम इसी बहस में हैं कि अब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद वो 4थी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने आ रहे हैं तो हालात ठीक हो जाएंगे। अब फवाद चौधरी साहब ने जो इस वक्त मुआशी हालत है उस पर कहा कि जी चूँकि नून लीग कह रही थी कि मियाँ साहब महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं, मियाँ साहब मईशत की बेहतरी के लिए आ रहे हैं, तो अभी वो आए नहीं और डॉलर दोबारा ऊपर जाने लग गया है। तो क्या अब ये फवाद चौधरी साहब साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं, आपको लगता है उनका कहना दुरुस्त है कि कहीं इन्वेस्टर्स फिर परेशान हो गए कि फिर वही सागदार फैसला तो नज़र आ रहा है लोगों को जो हमने शुरू में प्रोग्राम के आधा घंटा बात की है, उसके कानूनी पहलू भी लिए कि ये फैसला हो चुका है हर तरह से, हर तरफ से, हर इदारे की तरफ से कि जी अब मियाँ साहब ही होंगे, तो वही सागदार साहब होंगे, तो अब ये खौफ आ रहा है लोगों को कि पता नहीं क्या होगा, तो वो डॉलर ने ऊंची उड़ान भर ली फिर। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि वाकई फैसला हो चुका है नहीं हो चुका, ये हम क्या साराई कर रहे हैं हम ना, लेकिन लोगों के अंदेशे हैं, ये अंदेशा है, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिलों में अंदेशा है कि पाकिस्तान को दोबारा जो 20वीं सदी में लोग मसला हुआ करते थे, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम या बल्कि कोर प्रॉब्लम हुआ करते थे, उनको बतौर सोल्यूशन अगर 21st सेंचुरी पाकिस्तान, 21वीं सदी के पाकिस्तान पे मैनिपुलेट करके मुसल्लत किया जाता है अवाम की ताकत से नहीं, तो फिर इस मुल्क को खाकम बजाय नुकसान होगा। तो ये जो अंदेशा है ना, क्योंकि देखिए मार्केट जो होती है वो कहते हैं यू बाय ऑन मतलब है र्यूमर और यू सेल ऑन न्यूज़। हमेशा ये होता है कि आप जब न्यूज़ आती है उसके ऊपर आप फिर लिक्विडेट। तो यहाँ पे लोगों के अंदेशे अगर ये है कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब अगर जैसा अंदेशा है कि जी उनके पास ताकत भी होगी और फिर वही डार साहब की डार इकोनॉमिक्स इस मुल्क में चल रही होगी, और यहाँ पे एक मतलब है कि वो एक सबको पता है कि नून लीग की जो जड़ें हैं वो सारे सूबों में मुल्क के तमाम यूनिट्स में नहीं है, वो एक पंजाब स्पेसिफिक जमात है, पंजाब के अंदर भी उसको चैलेंज किया जा रहा है। ठीक है, उनको बतौर कौमी रहनुमा, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे देखते हैं, मुझे तो नजर नहीं आता। कौमी रहनुमा वो होता है कि जिसकी फॉलोइंग रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी कराची तक खैबर होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि मुल्क को जोड़ सके। सियासी जमात का भी ये काम होता है। बल्कि अगर फर्ज करें कोई अगले रिफॉर्म्स हो, जो हम बात कर रहे थे, तो वो रिफॉर्म ये होने चाहिए कि जी उसी पार्टी को रजिस्टर किया जाएगा जो चारों सूबों या तमाम यूनिट्स में कम अज कम 25-25% नशिस्तों पे अपने अरकान खड़ी कर सकेगी। अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप कौमी जमात नहीं है। तो यहाँ पर तो उस पैमाने पे तो कुछ ही जमातें आएंगी और ये अच्छा भी होगा, होना भी ये चाहिए ताकि कौमी यकजहती होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो वही मैं कहूँगा ना, हम शख्सियतों में उलझ जाते हैं कि जी जो फवाद चौधरी साहब ने जुमला कहा बड़ा मजे का है, उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो असल मसला है वो ब्रॉडर इशू सिर्फ एक है कि हम जब तक असूल नहीं वज़ा करेंगे, असूल आप एक बार वज़ा कर लें, रियासत को अपने एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में मुल्क को सस्टेनेबल बनाना है, और वो सस्टेनेबल हम कैसे बनाएंगे उसका एक ही तरीका है कि आप जो है कोई कवानीन पे चलें। जी सर, जो मुआशी पहलू है अगर उसकी बात करें, PIA बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वो तो अब कहानी PI की ख़त्म हो गई, और रोज़ फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहे हैं, इतना बड़ा इदारा बिल्कुल बैठ गया है, बाकी इदारों का भी ये हाल है। तो अब कोई प्लान हमें नज़र नहीं आ रहा। आर्मी चीफ की तरफ से इनिशिएटिव हुआ, उसको शहबाज शरीफ साहब ने सराहा, SIFC हम देखते हैं, लेकिन क्या जो भी नया सेटअप आ रहा है या आने वाला है, अभी निगरान सेटअप की बात करें तो खुर्शीद शाह साहब तो कहते हैं कंटिन्यूटी है नून लीग की, 7 लोग उनके यहाँ पर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि वो दरख्वास्त भी मंजूर कर रहा है कि अच्छा इसको देखते हैं कि वाकई उन्हीं के लोग हैं। तो क्या ये जो हम डॉलर को दोबारा देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, फिर खदशात हैं कि दोबारा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ये किस तरह से ख़त्म हो सकेंगे? इसमें अब अभी कोर कमांडर इजलास में भी बात हुई कि जी जो भी हुकूमत होगी उसको भरपूर सपोर्ट दी जाएगी माशी बेहतरी के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए, जो भी गैर कानूनी काम हैं, चाहे स्मगलिंग है, दीगर है, उनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए, तो उधर से भरपूर सपोर्ट है। लेकिन यहाँ जो हम पॉलिटिकल मैनूवरिंग देख रहे हैं, ये उसको सेकंड कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, या ये उसको ख़राब कर देगी? देखिए, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो भी सिग्नलिंग की गई वो तो बड़ी मुस्बत है, और उसमें ज़ाहिर है कि फौज यही कर सकती है ना कि हुकूमत वक्त तो उसको फैसिलिटेट करे। एंटी स्मगलिंग ड्राइव में उन्होंने किया, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए उसमें किया, लेकिन असल जो काम करना है वो तो फिर ज़ाहिर है कि उन लोगों को करना है कि जिनका ये काम है।
कि जिसको मईशत को चलाना है, जिसको सियासत को चलाना है, जिसको गवर्नेंस को देखना है, अगर वहां पर नियतों में खोट होगा, वहां पे ऐसे लोग आ रहे होंगे कि जिनका एक बहुत बड़ा माजी है और लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे, तो उसका मतलब है कि फिर वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिलेमा यही है। आप मतलब है कि डॉलर ज़ाहिर की जो मार्केट्स होती हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, ये नहीं होता कि हमेशा एक ही तरह की परवाज हो। बाज़ औक़ात मार्केट सेल्फ करेक्ट करती है, करेक्शन करती है, तो हो सकता है ये 2 रुपए की जो आज हुआ है मेरे ख्याल में 2-2.5 रुपए का, कितने रुपए का, 3 रुपए, तो वो हो सकता है सेल्फ करेक्शन 3 रुपए का, जी 3 रुपए का हुआ है, तो वो करेक्ट करिए और दोबारा एक स्टेबलाइज हो जाए। मतलब रुपए की मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल ये होती है कि जी रोज 5 रुपए 6 रुपए गिर रहा है, 2 रुपए गिर रहा है और मुसलसल गिरे जा रहे हैं, तो उसमें ना इम्पोर्टर अपना कोई वो प्लान कर सकता है, ना एक्सपोर्टर अपना कोई कर सकता है। हम और आप, हम सबके दिल अरसते रहते हैं। तो एक होता है कि उस बैंड में मूव करते हैं कि ठीक है 40 पैसे ऊपर हो गया, 1 रुपया गिर गया, बस ये चलेगा। लेकिन जो आपने बड़ी अच्छी बात की उसामा, कि असल मसला है कि जी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी। असल मसला है, अगर फिर तो हर चीज के पीछे डेविल लाइज इन द डिटेल, कि जी हमारे जो कहते हैं ना कितने 28 मिलियन बच्चे की बात हो रही है जो स्कूल से बाहर हैं। आपको तालीम का निज़ाम ठीक करना है, आपको लॉस में चलने वाले इदारों को ठीक करना है, आपको जो है मतलब है कि अपनी मैशत को अपने पैरों पे खड़ा करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करनी, तो पूरा एक काम है, पूरे मुल्क को बदलना है। तो ये क्या बदलने वाले चेहरे हैं जिनको जो अभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 40 साल से माशाल्लाह सियासत में, तो उनका अगर आप माजी देखें तो इन्होंने क्या किया और ये क्या नया कर लेंगे। मतलब असल पाकिस्तान को, जो बिलावल साहब ने कहा ना हमें 2023 का पाकिस्तान चाहिए, मतलब है हम पुराने फॉर्मूले पे नहीं चल सकते, हमें 21वीं सदी का फॉर्मूला चाहिए। और वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, वो दौर जो है वो मतलब है उन लीडर्स का नहीं है कि जो मतलब है अपनी इनिंग्स खेल चुके और अब मतलब है, देखिए कोई तो वजह है कि आर्मी चीफ की भी रिटायरमेंट की उम्र होती है, कॉर्पोरेट में भी लोग रिटायर हो जाते हैं, सियासतदान क्यों नहीं होते भाई, मतलब है 75, 72, 74 साल के हो गए, मतलब है ठीक है कोई आप कानून साजी करें ना कि 2 बार से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। मुशर्रफ साहब ने बड़ी अच्छी की थी ये कानून साजी के 2 बार से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें इलेक्शन होना चाहिए, उसमें शर्त होनी चाहिए, कोई ताहयात नहीं होगा, उसमें आपको हर 2 साल 3 साल बाद इलेक्शन कराने और वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा वो शख्स। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये काम किया है, वो उन्होंने अब से जब से बनी है 65 उनके जो है सदर बदल चुके हैं। ऑलरेडी मुस्लिम लीग किया करती थी, कायद आजम को कहा गया था जो काम हम प्री पार्टीशन डेज में करते थे वो हम आज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए कि जिनका कोई जमहूरियत से, जमहूर से, अवाम से लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। ये वो अशराफिया जो पैरासाइट है, जो अवाम का खून निचोड़ रही है और आप उसका प्राइस दे रहे हैं। तो ये ओल्ड फॉर्मूला, वही लोग जो है वो एक बेहतर, मजबूत, मुस्तहकम पाकिस्तान की तामीर नहीं कर सकते। हमें अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए, हमें नई सोच भी चाहिए और हमें ईमानदार और निस्बतन यंग नौजवान क़यादत भी चाहिए। अब वो देखें वो वो जो आपने जुमला का इंसाफ फरमाते रहे तो मतलब है कुछ हमें जिद्दोजहद भी करनी पड़ेगी, इन इश्यूज को हाईलाइट भी करना होगा। जी बिल्कुल सही, और यही बुनियादें हैं जिनको हम ठीक करेंगे तो उसके बाद फिर ये हम जिसको डॉलर का कहते हैं जी महंगाई, और ये तभी ठीक हो सकेंगी जब चीज़ों की बुनियाद ठीक होगी जिन पर रियासत खड़ी होती है, वरना डगमगाते ही रहेंगे हम। सर, जो इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, दिल दहल जाता है, बहुत ही अफसोस होता है। और लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी तो उस वक्त कम रह गया था, तो आपने जिस तरह दुरुस्त फरमाया था कि इस पर हमें डिटेल से बात करनी चाहिए, तो आज हमारे पास कुछ मिनट्स इस पर हैं। जो सर अभी ये हॉस्पिटल पर जिस तरह अटैक किया है इसराइल ने फ़लस्तीन में, गज़ा में, वहाँ पर वो लोग आए थे कि अच्छा हॉस्पिटल को तो अटैक नहीं होगा, अगरचे इसराइल ने धमकी दी हुई थी कि जी हॉस्पिटल खाली कर दो, यानी अब लोगों को इलाज भी ना मिले, एक तो बमबारी हो रही है। 1000 लोग, बच्चे, औरतें, बीमार, ज़ख्मी, 1000 सर उसमें शहीद हो गए। अब आप ये देखें कि इसके बाद तो लग रहा है कि जैसे दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी और ये इतना बड़ा वॉर क्राइम हो गया है, रीसेंट हिस्ट्री में नहीं मिलता कि हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। अब आएँ बाएँ शाएँ हो रही है। अमेरिका के सदर भी पहुंचते हैं तो वो जाकर कहते हैं जी इसराइल को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो वो तो और बमबारी करेगा इसके बाद। ये पैटर्न है, हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मैं बिल्कुल आप मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से कि बदतरीन जो है इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, वर्स्ट ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं मगरबी ममालिक के, वो तो मतलब आज की नहीं है, वो तो एक अरसे से हम देखते आ रहे हैं। और वो अरसे से मतलब सिर्फ इजराइल के केस में नहीं देख रहे, हमने हर जगह पे देखा है। वो चाहे आपको इराक हो, चाहे लिबिया हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, चाहे वो मतलब वर्ल्ड वॉर 1 हो, फिर आप जो जितना कॉलोनीज को उन्होंने बनाया, जितना रेड इंडियंस का खात्मा किया, आप मुझे बताएं ना, ये तो पूरी जो तरक्की इनकी है वो तो खून आलूद है।
और वो खून में लिथड़ी भी है। तो यहाँ पर हमें ताजुब नहीं होना चाहिए कि जी 1000 लोग शहीद हो जाते हैं तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और असल मसला ये है कि जो आप उनसे तवक्को करें ना कि जो आपके मुखालिफ खड़े हैं कि वो रहम करेंगे, वो तो नहीं करेंगे। बात ये थी कि मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो क्या कर रहे हैं और मुस्लिम रियासतें क्या कर सकती हैं। यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं कि नकारे जंग बजा दिया जाए, हमें सोचना पड़ेगा कि जहाँ पर इस जंग बंदी की तरफ कोशिश की जाए इमीडिएट टर्म में, फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि मुसलमान इतने पस्त क्यों हैं, हमारे हर जो रियासत है वो इतनी आसानी से कुचली क्यों जाती है, हर जगह पे हम ज़बू हाल हो रहे हैं। कश्मीर हो, मतलब है बोस्निया में हमने देखा, हमने फिर मतलब है फ़लस्तीन में देख रहे हैं, हमने फिर इराक में देखा किलिंग, अफगानिस्तान में देखी, लिबिया, ये सब अभी हुआ है ना, कोई बहुत पहले की बात नहीं हुई है। तो उसमें हमारी अपनी पस्तियां हैं। तो हम अपने आप को मुनज़्ज़म जब नहीं करेंगे, हम तालीम पे पैसे खर्च नहीं करेंगे, मुस्तहकम सियासत नहीं देंगे मुल्क को, हम इदारे नहीं बनाएंगे, हम ईमानदार लोगों को लेकर नहीं आएंगे, तो हमारी पस्तियों की सारी वजह यही है कि जी हमारी रूलिंग एलीट जो है हर जगह पे, और ये फासले आपको नजर आते हैं अवाम में और हुक्मरानों में, हर जगह पे फासले मुस्लिम दुनिया में। अवाम का दिल कहीं और धड़क रहा है और हुक्मरानों को कहीं और। उनकी मजबूरियां हैं, हमें पता है, और हम कोई ये नहीं कहते कि आप कोई तबले जंग बजा दें, हमें पता है कि नहीं लड़ सकते। अभी तो मतलब देखिए ना, वहां पर तो बहुत मतलब है बड़े बड़े वसी मुल्क है, बड़े मुल्क है ना, यहाँ पे मुसलमान ठीक है हम 1 अरब से ज्यादा हैं, लेकिन छोटी छोटी रियासतें हैं हमारी, पूरा मिडल ईस्ट जो है छोटी रियासतें। वो ऑटोमन एम्पायर के बाद तो मुसलमान टूट गए, बिखर गए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुसलमान मुल्कों को कि हम किस तरह से तरक्की करते हैं, किस तरह से डेवलप करते हैं। हम आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, बाहर से खरीद लेते हैं, बेहतरीन गाड़ी खरीद लेते हैं, टेक्नोलॉजी है, दौलत है, लेकिन हम उसमें कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, हम क्या नई नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं और क्या हम नई वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, हम जो जमीन से वेल्थ निकलती है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो ये है कि वहाँ पे काबिल मजम्मत है, मगरिब का चेहरा सबके सामने है। एक तरफ वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे जोर देते हैं कि जी आप सजाए मौत पे पाबंदी लगा दें और कातलों को सजा न दें, दूसरी तरफ आप जो है वहाँ पे कहते हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल और वो 1000 बच्चों को शहीद कर दे। और ये तो एकदम 1000 हुए ना जो रोज वो किया करते थे, 2-2 करके 4-4 करके, और वर्ड्स किस्म की वो थी, मतलब डबल स्टैंडर्ड था जी। ये मतलब है जो फिलिस्तीनियों के साथ सलूक किया जा रहा है, दूसरे तीसरे दर्जे का शहरी बना के रखा गया उनको एक छोटे से हिस्से में। तो तमाम चीजें हो रही है ना, और इसी दौर में हो रही थी। अब इस जंग की वजह से वो एकदम लाइमलाइट में आ गई, क्योंकि इजराइल का तो एक फलसफा है और मुसलसल कर रहा है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि ये क्योंकि यहूदियों से लड़ाई हो रही है हमारी, मतलब है उनको भी हक है जीने का, उनके भी मतलब है लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन साथ साथ वो जुल्म को रोकना जो है वो कैसे किया जाए, वो मेरे ख्याल में हमेशा मुसलमान म्यान रवि से चलें और इन मामलात में ये जी सर, जो बात आपने की बिल्कुल दुरुस्त है। जो मगरबी मालिक जिनको हम कहते हैं मगरबी दुनिया, वो तो पूरी तरह से साथ खड़ी है इसराइल के, और वो तो हर तरह से असलहा है, डॉलर्स देने आपने रकम देनी है, हर तरह से उनकी सपोर्ट है सिफारती सतह पर भी। जो OIC की आपने बात की, इस्लामी मालिक की बात की, 57 इस्लामी मालिक हैं, सही है कि ताकतवर नहीं है, लेकिन सर जब इतनी हम कहेंगे कि बर्बरियत हो जाए, इतना जुल्म हो जाएगा, तो कम से कम कोई सिफारती ताल्लुकात या रिवर्स कर लें। कोई इस तरह से आप सुफरा को निकाल दिया जाता है कि इतना खून बहाया जा रहा है, कोई प्रेशर डाला जाता है, इतनी भी सख्त नहीं कि चले माशी बायकॉटिंग कुछ कर दिया जाए। उनके बगैर जिंदा तो रहा जा सकता है, इसराइल से ताल्लुकात के बगैर ये नहीं। पाकिस्तान तो चल ही रहा है, चलें बुरे हाल में चल रहा है, शायद पता नहीं ये तो नहीं हम कैसे इसराइल को तस्लीम कर लेते तो हमारी पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ चले जाते, मगर जिन्होंने तस्लीम किया तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके लिए दूध और शहद की नहरें बहने लग गई। तो कहीं कुछ थोड़ा सा स्टैंड तो लिए, वरना तो सर ये 23 लाख में से उन्होंने कितने हज़ार तो मार दिए हैं, तो वो तो शायद 23 के 23 लाख को मार दें। देखिए, असूली तौर पर यही होना चाहिए, मुसलमानों को जो है, मुस्लिम हुक्मरानों को कुछ स्पाइन दिखानी चाहिए, कुछ अपना मजबूती का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे जो ममालिक हैं, उनकी हुकूमतें हैं, उनका दारोमदार, उनके सर्वाइवल का दारोमदार मगरिब की मदद और मगरिब से यानी कि अमरीका से दिए गए तहफ़्फ़ुज़ की गारंटीज के ऊपर है। और वो इतने कमज़ोर हैं और इतने छोटे छोटे उसमें हैं कि वो ये इस किस्म का, बेशक अमीर बहुत हैं, पैसे बहुत हैं उनके पास, लेकिन वो इस किस्म के फैसले कर नहीं सकते। जब भी आप देखें कि OIC जो है वो सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब बना हुआ है, और वो डिबेटिंग क्लब भी ऐसा नहीं कि मुसलमानों की इंस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो वहाँ पर कोई आपने किसी उस पर देखा, भारत ने अगस्त 5, 2019 को जम कर दिया कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को अनलॉफुली, इलीगली, इंटरनेशनल कोर्ट की वायलेशन करते हुए, मुआहिदों की वायलेशन करते हुए, अपने आइन की वायलेशन करते हुए मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, आया ना।
तो उसकी वजह ये कि ये लोग देखते हैं, मगरब की तरफ देखते हैं, कमजोर हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझता कि ये जो हमारी तवक्को है कि जी ये लोग कोई बड़ा फर्म स्टैंड लेंगे, आई डोंट सी के लें। हाँ मतलब है जरा सा जो इंस्टॉल हो जाएगा उनका जो पीस प्रोसेस है इसराइल के साथ, वो 2, 4, 6 महीने 1-2 साल आगे पीछे हो जाएगा, तो वो रियासतों की उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मैं नहीं देखता कि जुल्म के बाद कोई एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, मुस्लिम दुनिया जो एकदम कोई नई करवट बदल के उठेगी और वो एकदम जो है ताकतवर हो जाएगी, एम्पावर हो जाएगी। हमें हकीकतों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो जो है ना जीतने का रास्ता, वो एकदम नारा मार के आप नहीं होते। जीत के लिए आपको राह हमवार करनी पड़ती है। राह हमवार जो करते हैं आप बरसों की मेहनत के बाद करते हैं और सही फैसलों से करते हैं। कोई इजराइल है ना कि छोटा सा मुल्क है, वो ड्रिप कल्टीवेशन भी करता है और वो जी साइंस में भी आगे, टेक्नोलॉजी में भी आगे है। ठीक है, अमेरिका बहादुर की मदद है, लेकिन आपके पास भी तो पैसे हैं, आप सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने में आगे। आपकी बात सही, क्योंकि ये भी कहा जाता है इसराइल लॉबी जो है इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी है, वरना उनको भी ज़ाहिर है वोट चाहिए और पैसा और वो सब, इस वजह से भी इसराइल की अमेरिका जो है हर दफ़ा मदद को आ जाता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।